कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है सभी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू विथ एक्सप्लेन के साथ मैं आपको करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई गई है और मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो प्रश्न पूछा गया है और जितने प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्न को मैं करवाऊंगा। और आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 4 में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर कोई पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं यानी प्राइमरी क्लास के लिए, तो सबसे ज़्यादा अगर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है तो प्राइमरी क्लास के लिए रहता है। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। किसी भी क्लास का अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है या 9th 10th 11th 12th जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है, उनको भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी का कोई अदर सब्जेक्ट ऑनर्स है, उनको भी जीएस पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो ऐसा नहीं कि ये किसी एक क्लास के लिए, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बीपीएससी जो एग्ज़ाम अभी तक करवाई है, बहुत सारा प्रश्न मैं करवाऊंगा। जैसे कि इससे पहले मैंने अभी तक आपको 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। 206 नंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री में जितने प्रश्न पूछे गए मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया था। आगे हम लोग इसी के में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा प्रश्न है अभी भी बचा हुआ। कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग आगे पार्ट में भी कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, और यहीं से प्रश्न मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं आपको ये यकीन के साथ कह रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप लोगों का हो सकता है इंपॉर्टेंट प्रश्न सब छूट जाए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के क्लास में 206 नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र ने। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग एक्सप्लेन को पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन पढ़ने से होता है कि आपका एक प्रश्न से काफ़ी 2 से 3 प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763, 1800 में संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा पाबना उपद्रव 1873-76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक को 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपियन नील बगान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बगान मालिकों ने दमन चक्र सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो यहाँ देख लीजिए, आपको एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे?
तो आपको याद रखना है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ये आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। विशेष भूमिका रही, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो ये ऑप्शन सी वाइकोम सत्याग्रह में। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI लिख सकते हैं। देख सकते हैं यह प्रश्न 41वां BPSC प्री 1996 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न आप लोग VVI लिख सकते हैं। हो सकता है यह प्रश्न आपको TRE4 में देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन पढ़ेंगे। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो कौन थे? ऑप्शन सी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। इसे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इन्हें घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो क्या है? ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। इसे ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको उसी का एक्सप्लेन करके बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट TRE4 में नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग इसको सिर्फ याद रख लीजिएगा, जो जो मैं आपको MCQ करवा रहा हूं अभी। आगे प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो यह औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। फ्लैग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जमीन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये थे जमनालाल बजाज। देख सकते हैं यह प्रश्न 47वां BPSC प्री 2005 को पूछा गया था। एक्सप्लेन देखेंगे। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो यह थे ऑप्शन बी चंपारण। ये चंपारण वाला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग 2 पार्ट अभी तक कंप्लीट किए और सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रश्न देखने को मिला होगा तो ये चंपारण से संबंधित ही आपको प्रश्न देखने को मिला होगा। आप लोग देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है एग्ज़ाम। पहले भी आप लोग देखेंगे ये प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो BPSC कंडक्ट करवाती है उसमें से ये बार बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न हो सकता है आपको TRE4 में इस बार देखने को मिल सकता है।
तो यह प्रश्न आप लोग नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह तीन कठिया से जुड़ा था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तीन कठिया से जुड़ा था। 19वीं सदी में आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? या 3/20 रखा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा, टीआरई 4 के लिए ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। चलिए आगे प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देख सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। आगे है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो यह हो जाएगा आंसर स्वामी सहजानंद ने की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर 1920 में। एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसे प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल प्रथम महासचिव थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एमएन रॉय था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसका कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य थे। उच्चायुक्त और उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। आगे है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसे आप याद रखिएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट।
आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो आप हम लोग अभी जस्ट पढ़े 1919 में, इसे आप याद रखिएगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। आगे है, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों हुए थे लोग जमा? ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। आगे प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से। आगे प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उधम सिंह ने। यह टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था। आगे, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, इसका आंसर है उधम सिंह ने। आगे प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये किसने देखा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आगे प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो क्यों किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं।
क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर आप वीडियो को आप छोटा छोटा ही हम लोग को डेली पढ़ाइए, क्योंकि एक दिन में उतना याद नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं आपको ये सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से मैंने अभी तक 2 पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर बीपीएससी का। आगे भी हम लोग इसको लगातार करते रहेंगे जब तक हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होगा मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट, उसके बाद साइंस, सारे सब्जेक्ट को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। और फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, इसी क्लास से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बीपीएससी इतना ही एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवा चुकी है, उनके पास प्रश्न इसी को घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। और TRE 4 में ये जो क्लास में आपको करवाया, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। जब आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हम लोग बना लेंगे। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी आपको लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताएं। और आप किस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप वो भी कमेंट में करें, मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा। और आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर अभी तक जितने क्लास हुई सभी का स्टडी नोट्स, मटेरियल, PDF सारा को सेंड किया गया और क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किए हैं HCRT का। आप लोग अगर HCRT नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपको 3 to 10 क्लास तक सारे सब्जेक्ट का HCRT नोट्स जो बिहार में का जो बुक है उसी का शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप HCRT भी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको कहीं से भी कोई और किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। HCRT नोट्स ऐसा नोट्स है क्योंकि आपके सिलेबस में भी HCRT को इंक्लूड किया गया है। और HCRT नोट्स जो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ, उस नोट्स में आपको बिहार स्पेशल भी इंक्लूड रहेगा, EVS रहेगा, सारा सब्जेक्ट का मैं नोट्स आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस किसी को शॉर्ट नोट्स लेना है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9709427320। इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपसे मिनिमम प्राइस पर इसको आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग PDF को प्रिंट निकलवा के घर में पढ़ सकते हैं। सारा HCRT का चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेगा। और कैसा नोट्स है उसका मैं एनालिसिस चैनल पे करवा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप चैनल को विजिट करिए। 3 दिन पहले ही मैंने दिखाया था कैसा नोट्स रहेगा, आप लोग देख सकते हैं जाके, या नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा लिंक उस वीडियो का। आप लोग देख सकते हैं कैसा नोट्स है और आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे, आपको नोट्स से संबंधित जानकारी दे दिया जाएगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, सभी क्लास के लिए नोट्स बनाया गया है। 3 से लेकर 10 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जो TRE 4 के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।